Okay, guys, so this video is for CMA Foundation Economics Chapter number 7 Bank. बड़ा इजी चैप्टर है जो हाईलाइट करेंगे, रेड पेन से अंडरलाइन करेंगे, साथ साथ में करते जाना और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ उतना याद करने से चलेगा। अगेन पढ़ना सब कुछ है, रीड सब कुछ करना है, दिमाग में रखना सब कुछ है, बट याद यानी कि प्रॉपर रट्टाबाजी सिर्फ उन चीज़ों का करना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम होता है, जो हम लोग हाईलाइट करें और रेड पेन से अंडरलाइन करें, सिर्फ उतना पढ़ना है। ओके, व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक इज़ अ फिनेंशियल इंटरमीडियरी। ये सरप्लस यूनिट से डिपॉजिट लेता है और डेफिसिट यूनिट को लोन देता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग ताकि याद रहे। देखो, दिस इज मिस्टर टाटा and this is Mr. बाटा। मिस्टर टाटा के पास बहुत पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो क्या किए, बैंक में जाके अपने एक्स्ट्रा पैसों को जमा कर दिए। ही इज हैविंग सरप्लस यूनिट, सो ही डिपॉजिटेड इट इन द बैंक। और बैंक के पास आए मिस्टर बाटा, मिस्टर टाटा डिपॉजिट किए, बैंक के पास आए मिस्टर बाटा को बिजनेस स्टार्ट करना था, उनको कुछ पैसा का ज़रूरत था। वो पैसा मिस्टर बैंक क्या किया, मिस्टर बाटा को लेंड कर दिया। क्या मिस्टर बाटा डायरेक्टली मिस्टर टाटा से पैसा लिए? नो, बट अल्टीमेटली पैसा तो उन्हीं का है। तो यहाँ पर जो बैंक है हमारा, एग्जाम्पल एसबीआई, वो एक फिनेंशियल इंटरमीडियरी है बिटवीन द पर्सन डिपॉजिटिंग द मनी एंड द पर्सन लैंडिंग रिसीविंग द लेंट मनी। ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग को ये पूरा डेफिनेशन याद रहेगा कि सरप्लस यूनिट यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपॉजिट करता है, और जिसके पास पैसा का कमी है, डेफिसिट पैसा है, वो बैंक से जाके लोन मांग लेता है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक क्या होता है? बहुत सारा फंक्शंस है, आगे आएगा, हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। सो दिस इज इररिलेवेंट फॉर दिस पोर्शन इज इररिलेवेंट फॉर अस राइट नाउ। बैंक का डेफिनेशन, अगेन शेयर्स जो है वो कहते हैं कि जो डिपॉजिट ले बाकियों को देकर, बाकियों को लोन दे रहे हैं डिपॉजिट लेकर, वो बैंक है। क्रोथर कहते हैं बैंक क्या करता है, जिसके पास स्पेयर मनी, फालतू पैसा पड़ा हुआ है, उससे कलेक्ट करता है और जिनको ज़रूरत है उनको देता है। ये जो स्पेयर मनी ये कलेक्ट किया, ये सेविंग है, इनकम से बचा हुआ पैसा है, ना कि ये पूरा पैसा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक लेता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक यानी कि हमारे कॉरपोरेट बैंक्स जो है, हमारे जो एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये लोग को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। इनका क्या फंक्शंस है आओ देखते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। देखो, दो फंक्शन हम लोग सीखे, पहला ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा ये लोन्स और एडवांसेस उधार देते हैं। उधार क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और जिनको पैसा की ज़रूरत है उनको उधार देते हैं। डिपॉजिट कितने टाइप का होता है? करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट चार टाइप का होता है। करेंट डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट खुला हुआ है। अक्सर बिजनेसमैन, अगेन हाईलाइट करना है, पब्लिक अथॉरिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको दिन में बहुत बार पैसा निकालने का और डालने का ज़रूरत है, यू नो द वेलोसिटी, द नंबर ऑफ टाइम्स द विथड्रॉवल एंड डिपॉजिशन विल बी मेड इज लार्ज। एक दिन में बहुत बार, बिजनेसमैन है, उनका अकाउंट में पैसा आते जाते रहता है। पब्लिक अथॉरिटीज़, फॉर एग्जांपल मानो कोई टैक्स, टोल टैक्स वाला कंपनी है, उनके अकाउंट में टोल का पैसा आते रहेगा। तो ये लोग करेंट अकाउंट खोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनका अकाउंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इनको किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए कि आप इतना दिन बाद पैसा निकालेंगे, आप इतना पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सेविंग डिपॉजिट यानी कि सेविंग्स अकाउंट खुलाना। सेविंग अकाउंट होते हैं स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, जो नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दुकानदार हो गया, राशन दुकान वाला, या फिर कोई भी नॉर्मल पान गुमटी वाला भी, ये लोग सेविंग्स डिपॉजिट खोलते हैं।
या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर मानो कोई आर्टिशियंस, या फिर जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, छोटे मोटे लेवल पे जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा ये काम नहीं है, जो लो और मिडिल क्लास ग्रुप में है, वो लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं। क्यों? करेंट अकाउंट में आप जो पैसा डाल रहे हैं उस पर आपको नो इंटरेस्ट है, जीरो इंटरेस्ट, कोई पैसा मिलेगा नहीं। बट सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा मेंटेन करके रखते हैं तो अराउंड 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब पैसा रखने पर साल भर अगर आपका अकाउंट में मानिए 5,000 रुपया है तो साल के अंत में आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा दिखेगा अकाउंट में। बट करेंट डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव अकाउंट होता है। सेविंग्स डिपॉजिट थोड़ा कम एक्टिव होता है। अगेन इसमें कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसमें अगर साल भर पैसा रहेगा तभी 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत बड़ी अक्सर ये इंटरेस्ट जो होता है क्वार्टरली होता है, एनम के हिसाब से नहीं होता है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। मतलब पैसा डालो कुछ दिन के लिए और भूल जाओ। मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है 10 साल हो सकता है 5 साल हो, इसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले आप उस पैसे को छोड़ नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी अकाउंट में 10 लाख रुपया डाले एफडी करके और बोले हम 10 साल बाद लेंगे, 10 ईयर्स बाद तुम मेरे को फॉर एग्जाम्पल 16 लाख रुपया दोगे 10 साल बाद। ओके, नो प्रॉब्लम, दे देंगे। बट इस बीच अगर मानो तुम 5 साल के बाद ही पैसा निकालना चाहते हो, तुम डाले थे 10 लाख, तुमको मिलेगा कितना? 9 लाख। भैया 1 लाख काट लिया गया। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है कि यू कैन विथड्रॉ द मनी ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। तुम जितना साल के लिए बोल कर वादा करके पैसा डाला था उसके बाद ही तुम अगर निकालेगा तो तुमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। उससे पहले निकालेगा तो तुमको बैंक तुमको कुछ पैसा काट कर देगा। इंटरेस्ट हो सकता है 6% से 12% वेरी करें। और मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना है? 15 दिन। अगेन ये सब तुम लोग रीड भी करेगा ना 2-4 बार तो याद हो जाएगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट टफ, उतना टफ नहीं है। रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, इसको आरडी भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज आरडी? रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीना आपके अकाउंट से 500 रुपया कटेगा, साल का 6,000 रुपया अकाउंट में जाकर गिर जाएगा और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सेविंग्स बैंक से ज़्यादा होता है इंटरेस्ट, लेकिन सेविंग्स बैंक से ज़्यादा होता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। मतलब इसमें पैसा, फिक्स डिपॉजिट में क्या है, एक बार में 10 लाख रुपया देना है। इसमें क्या है, हर महीना तुम 1,000 रुपया करके दो, जब 10 लाख होगा तब रुक जाना। सेविंग्स बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट से कम। सेविंग्स बैंक में कितना इंटरेस्ट था? 4 लाख रुपया, 4%। और फिक्स डिपॉजिट में वैरी करता है 6% टू 12%। और आरडी का इंटरेस्ट रेट कितना है? इट इज समवेयर बिटवीन एफडी एंड सेविंग्स डिपॉजिट। ठीक है, तो 4 टाइप का डिपॉजिट होता है, फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं एक और बार। करेंट डिपॉजिट जो कि एक्टिव होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं क्योंकि तुरंत पैसा डालना है निकालना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेविंग डिपॉजिट 4% का इंटरेस्ट होता है, ऑलमोस्ट, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप के लिए, उनको, ताकि अपने पैसे बचा भी सके और कुछ कमा भी सके। टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स पीरियड के लिए तुम पैसा डाल दिया है, उसके बाद ही तुमको पैसा मिलेगा। उस बीच वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर तुम पैसा निकालना चाहता है तो तुम्हारा कुछ पैसा कट जाएगा। और रिकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम लोग कुछ अमाउंट हर महीना देते हैं और जब वो टारगेटेड अमाउंट कंप्लीट होता है तब पैसा वापस मिलता है। इसका इंटरेस्ट कितना होता है भैया? ये सेविंग्स से ज़्यादा फायदा देता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन, बैंक्स लोन देता है, एडवांसेस देता है। हो सकता है ये लोन एडवांसेस हम लोग जैसे इंडिविजुअल नॉर्मल लोगों को दे, हो सकता है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको दे, हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है उनको दे, या फिर हो सकता है कोई और बैंक आकर इनसे पैसा ले ले, बट वो बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए मान लो पीपल लाइक अस, प्रोफेशनल्स एंड अदर पीपल, इंडिविजुअल्स, फैमिली पीपल, इनको पैसा की ज़रूरत है तो ये लोग जाके पैसा ले सकते हैं। कितने प्रकार का लोन लिया जा सकता है? अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल 5 प्रकार का लोन्स लिया जा सकता है, सॉरी 6 प्रकार का, इसको F कर देना। ओके, डिमांड लोन या फिर कॉल लोन। व्हाट इज अ डिमांड लोन? ये वो लोन है जब बैंक मांगे तब उनको दो। डिमांड लोन मतलब
जब बैंक मांगे उनको दे दो, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। मानो जैसे छोटा मोटा अमाउंट होता है कि तुमको 5,000 रुपया चाहिए, तुम बैंक से मांग लिया, जब बैंक तुमसे मांगेगा तुम उसको दे देना। इसीलिए इसको कॉल लोन में बोलते हैं, क्योंकि बैंक तुमको कॉल करके पैसा मांगेगा, डिमांड करेगा तुमसे। ठीक है, ये कॉल लोन जनरली हम लोग जैसे लोगों को नहीं मिलता है, ये बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको मिलता है 2-4 दिन के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन यानी कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड। नॉर्मल बिजनेसमैन, फार्मर, मानो फार्मर है, उनको बहुत सारा सामान खरीदना है फॉर देयर एग्रीकल्चर, सीजन आ गया, तो वो लोग बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हमको पैसा दीजिए, जब मेरा सामान जो भी हम खेती करेंगे, वो जो फसल बिकेगा हम आपको वापस कर देंगे, 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे। शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ये पर्सनल लोन के बेसिस पर मिलता है, मतलब आपके खुद के नाम पर मिलता है और कुछ छोटा मोटा सिक्योरिटी भी रखता है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब ये हर बैंक अपने कस्टमर को देता है कि तुम्हारे अकाउंट में मानो 5,000 रुपया है, तुमको अचानक से 5,500 रुपया का जरूरत है, बैंक में तो 5,000 है, तुम बोलेगा मेरे को ना क्या कीजिए, आप कैश क्रेडिट दे दीजिए, यानी कि आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा दे देगा आपको। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो धीरे धीरे करके ये सीसी का यूज़ करते हैं और जब पैसा आता है तो वापस डाल देते हैं। तो कैश क्रेडिट यानी कि अकाउंट में जितना पैसा उससे ज़्यादा तुम निकालो और वापस करते जाओ बैंक को। ओवरड्राफ्ट, अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे, ये करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, सेम बात है। कैश क्रेडिट में क्या है, तुम्हारा एक लिमिट होता है, वो लिमिट जो है तुम एक बार में पूरा पैसा नहीं निकाल सकता, ये अच्छा लिमिट होता है, बड़ा लिमिट भी हो सकता है। बट ओवरड्राफ्ट ये अक्सर छोटे अमाउंट का होता है। अकाउंट में 5,000 है, जो हम बोले थे अभी 5,500 निकालना है, 500 एक्स्ट्रा निकालो, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो 500 रुपये एक्स्ट्रा निकाला है इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। सीसी और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है? सीसी अक्सर बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, मतलब बड़े पैमाने पे होता है, इसका जो लिमिट होता है ये ज़्यादा होता है और हम लोग को पहले से बताना होता है। बट ओवरड्राफ्ट में करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही होता है और ये लिमिट एक मतलब ये उसी अकाउंट में हो सकता है। मानो मेरा अकाउंट है कैनरा बैंक में, उसमें 5,000 रुपया, हमको चाहिए एक्स्ट्रा 500 रुपया, हम उस बैंक को बोलेंगे ओवरड्राफ्ट के नाम पे दे दो, वो दे देगा। बट कैश क्रेडिट में आपको अलग से अकाउंट खोलना है, उसका एक लिमिट तय करना है और वो भी पूरा का पूरा पैसा, मानो लाख रुपया का लिमिट है तो पूरा 1 लाख रुपये एक बार में नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में निकालना होगा। ये अंतर है दोनों में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन ये कॉन्सेप्ट तुम लोग का अकाउंट्स में भी है, लॉ में भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली, भैया एक सेलर है, वो सामान बेचा बायर को, बायर के पास पैसा नहीं है, बायर बिल दे दिया, सेलर को बोला 3 महीना बाद जाके निकाल देना पैसा, बिल था 1 लाख रुपया का, बायर को पैसा 2 महीना बाद ही ज़रूरत पड़ गया है, बायर बैंक में क्या करेगा, सॉरी सेलर को पैसा 2 महीना बाद ही ज़रूरत पड़ गया, टाइम कितना दिया था 3 महीना, सेलर जाएगा बैंक के पास, बोलेगा बैंक देखना, बायर हमको लाख रुपये का दिया तो है बिल, बट मेरे को पैसा की ज़रूरत अभी है। बैंक बोलेगा एक काम करिए, बिल तुम हमको दे, मेरा अकाउंट में जब पैसा आएगा हम बायर से समझ लेंगे, लेकिन बदले में हम तुमको 95,000 देंगे, पूरा 1 लाख रुपया नहीं देंगे, 5,000 काट लेंगे। तो ये भी एक बैंक का तरीका है, बैंक तुमको एक टाइप का लोन दे दिया है, तुमको बैंक से कोई मतलब नहीं है, बैंक अब बायर से अपने समझ लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करना, फिर से पूरा बात को सुनना, ईजिली समझ में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगेन तुम लोगों को फोन आता होगा हमेशा बैंक की तरफ से कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, यानी कि बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक लिमिट तक पैसा को विथड्रॉ कर सकता है क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तुम उधार पे पैसा सामान ले सकता है और जब पैसा आए बैंक का क्रेडिट कार्ड में फिल कर दो और जो छोटा मोटा चार्ज है वो पे कर दो। तो ये 6 टाइप है जिसमें बैंक तुमको लोन देता है। हम लोग 2 बात किए, एक डिपॉजिट लेने का, दूसरा लोन देने का। अभी तक सिर्फ ये बात हो रहा था, अब हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं, क्रिएशन ऑन ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंक का काम है क्रेडिट क्रिएट करना, ये एक यूनिक फंक्शन है इनका। व्हाट इज यूनिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? टू क्रिएट क्रेडिट। भैया इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। इस चीज़ को हालांकि आगे और थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, बट हम एक छोटा सा रिकैप दे रहे हैं। एसबीआई और पीएनबी में बात हुआ, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा था, मानो ये मिस्टर ए है, ये पैसा डाला, एसबीआई मिस्टर बी को पैसा दे दिया। मिस्टर बी क्या किया? एसबीआई से लोन लिया। मिस्टर बी कहीं और डील करेगा, वो बंदा फिर एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे डालेगा और वो कोई और बंदा, मतलब मानो मिस्टर बी डील किया सी से, सी पीएनबी में पैसा डाला, मिस्टर डी पीएनबी से उधार ले लिया। इस तरीके से ये जो स्कीम है चलते जाता है।
एसबीआई को ए जब पैसा दिया, एसबीआई ए को बोला हम 4% इंटरेस्ट देंगे। एसबीआई वही पैसा को लोन पर दिया 6% का, 2% कमाया, ये क्रेडिट क्रिएशन है। सिमिलरली पीएनबी भी ऐसे ही करता है और 2% कमा लेता है। ये तरीका है जिससे बैंक्स चलते हैं। क्या अकेला एक बैंक क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कर सकता है? नहीं। अगेन हम लोग इस चीज़ को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन का कोई बात नहीं। एजेंसी फंक्शंस यानी कि छोटा मोटा काम कर देता है, जैसे कि तुम्हारे बिहाफ में चेक कलेक्ट कर देगा, बिल ले लेगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, या फिर मानो तुम्हारा अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है शेयर मार्केट का, या फिर इंटरेस्ट आ रहा है तो ले लेगा, या फिर तुमको शेयर वगैरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डिबेंचर्स खरीदना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है तो तुम्हारे लिए खरीद देगा। बहुत बार तुम्हारे लिए ट्रस्टी का काम भी करता है, यानी कि मानो तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो तुम बैंक को बोल देता है कि मेरे जो पैसा है ये अनाथ आश्रम को दे देना, या फिर ये मेरे बेटे को दे देना, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि ये तुम जिसको बोला है उसी को मिले। और इंश्योरेंस प्रीमियम का ऑटोमेटिक पेमेंट, इनकम टैक्स का पेमेंट, मानो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हर महीना पैसा कटवा देना, ये सब काम तुमको बिना टेंशन दिए कर देता है। और भी बहुत सारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कि तुमको लॉकर का फैसिलिटी दे देगा, मतलब बैंक में लॉकर रखा है, जितना भी गहना जेवरात और इंपॉर्टेंट कागज़ है उसमें डाल दो, या फिर कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र कर देगा, या डीडी के द्वारा, या फिर मेल ट्रांसफ़र, आजकल ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी आ गया है, इंटरनेट फैसिलिटी के द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लो, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो जिससे कस्टमर जो है कमोडिटीज़ खरीद सके उधार पे। मानो बैंक तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, बोला सर मेरे को ये सामान चाहिए, पैसा दे दो। बैंक बोले एक काम करो ना, तुमको मिस्टर एक्स से सामान चाहिए ना, वो मेरा ही कस्टमर है, हम उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं, यानी कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट देखेगा, वो समझ जाएगा कि बैंक तुम्हारा गारंटर है और वो तुमको पैसा दे देगा, टेंशन नहीं है। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, यही गारंटी का केस होता है। फिर ट्रैवलर्स चेक जो होता है, मानो हम लोग हर जगह कैश लेके नहीं जा सकते, तो ट्रैवलर्स चेक लेके जाते हैं, जब भी पेमेंट करना होता है फटाक से साइन कर देते हैं। बहुत बार तुमको डॉलर का ज़रूरत होता है, मानो तुम अमेरिका में, तुमको रुपीज़ का तुमको डॉलर भेजा है इंडिया में, अब घर पे तुम डॉलर भेजा, मानो कैश भेजा डॉलर का, क्या वो कोई काम आएगा? नहीं आएगा, तुमको उसको बैंक से जाके बदलवाना होता, फॉरेन एक्सचेंज का काम देता है। फिर कस्टमर के बिहाफ में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशंस देता है, और एटीएम का सर्विस भी देता है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे तुरंत हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। क्या भैया सब कुछ एज इट इज़ याद करना है? अगेन ये सब तुम लोग का कॉमन सेंस का बात है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, तुम लोग को याद रहेगा, तुम लोग बस रीड कर लेगा, उतना भी काफ़ी है। कमर्शियल बैंक कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, टोटल कमर्शियल बैंक इतने सारे प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। अगेन अगर तुम लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग लाइन बाय लाइन 14 चीज़ याद करें, बेकार का टाइम वेस्ट है, खाली हर प्रिंसिपल का मतलब जान लो, एग्जाम में उतना ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी से। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी? अक्सर जो डिपॉजिट्स होते हैं, मानो हम बैंक में कुछ पैसा डालें, जब भी हमको चाहिए होगा बैंक से हम जाएंगे, एटीएम से पैसा निकाल लेंगे, या फिर चेक लेकर जाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। और हर दिन कुछ लोग पैसा डालते हैं तो कुछ लोग निकालते भी हैं। हर बैंक को समझा दिया गया कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ कैश रखना है, ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। देखो होता क्या, मानो तुम किसी बैंक में 10 लाख रुपया डाला, सपोज उस बैंक में सिर्फ 10 लाख रुपया, और वो किसी को उधार दे दिया। अब तुम तो कस्टमर है, तुम जाके बैंक को बोलेगा मेरा 10 लाख रुपया दो, बैंक कहाँ से देगा? वो तो आगे उधार दे दिया ना। तो बैंक को बोलता है लॉ, सुनो तुम 10 लाख रुपया इससे लिया है, तुम उधार 3 लाख रुपया आगे दो, 7 लाख मेंटेन करो, ताकि जब कस्टमर आए तो तुम उसको कम से कम 7 लाख रुपया तो दे सको। और ये हम एक कस्टमर का बात किए हैं, मानो सी और डी, सी भी 10 लाख डाला, डी भी 10 लाख डाला। ये कोइंसिडेंस होगा कि सारा कस्टमर एक साथ पैसा निकाले? ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं होगा। तो बैंक को बोल दिया जाता है कि तुम इतना रुपया जो है लिक्विडिटी के नाम पे अपने पास रिजर्व करके रखो, और बाकी पैसा तुम उधार दे सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी यानी कि खुद को इस काबिल बना के रखना कि कल को कस्टमर आए तो उसको खाली हाथ भेजने का जरूरत ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है कि भाई तुमको प्रॉफिट भी कमाना है, यानी कि तुमको लोन देना भी है आगे, खाली डिपॉजिट लेने से नहीं चलेगा। लोन आगे देना है तो लोगों को बढ़ावा दो, अपने जो सेल्समैन है उनको बोलो, फ़ोन कर करके बोले, बैंकर्स को बोलो कि भैया आपको लोन लेना है, लीजिए, उनको सही रेट पे लोन दो, किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाओ। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी यानी कि कभी भी दिवाला मत निकालना, अपना फिनेंशियली साउंड रहना, ऐसा मत करना कि बुरे दिन आ जाए। जैसे कि यस बैंक, तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम बैंक का बिजनेस में सर्वाइव कर पाओ। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जो भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है वो सेफ हो, ऐसा ना हो कि कस्टमर को डर रहे, या फिर तुम किसी भी तरीके का झोल झपाटा कर रहे हो,
सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग्स, अगेन लोगों को बढ़ावा दो कि वो जो पैसा घर में रख रहे हैं वो बैंक अकाउंट में रखवाएं, उनको जागरूक करो ताकि तुम सेविंग्स कलेक्ट कर पाओ और आगे हमारे जो नेशन बिल्डिंग में योगदान दे पाओ। प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगेन लोन जो है ये तो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है। अगेन बैंक इन्वेस्टमेंट भी करता है शेयर मार्केट वगैरह में, तो प्रॉफिट करवाना है अगर तो लोन दो, अच्छे अच्छे जो अपने अंडर में लोगों को रखो जिनको फिनेंशियल वर्ल्ड का नॉलेज हो, और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कराओ शेयर मार्केट, डिवेंचर मार्केट और अलग अलग मार्केट्स में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि बेकार का खर्चा मत करो, अपना फंक्शंस को अच्छा रखो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, हर कस्टमर को सर्विस दो ताकि तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा से मेंटेन हो। प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, कस्टमर का डाटा, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो तुमसे आधार कार्ड का केवाईसी कराया, वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, देखो अगर तुम इस मॉडर्न दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो एटीएम लगाओ, फोन बैंकिंग लाओ, इंटरनेट बैंकिंग लाओ, अगर तुम लैग करोगे तुम बंद हो जाओगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंट रखो, मानो कि तुम्हारा जो लोन वाला डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, या फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो स्पेशलाइजेशन भी अपने किसी एक फंक्शन में ज़रूर से रखो। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, तुम्हारा बैंक का लोकेशन जितना हो सके मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल हो, ठीक है, कोशिश करो रिमोट से रिमोट, विलेज से विलेज एरिया में जाने का। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, अपने कस्टमर से अच्छा, अपने क्लाइंट से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखो। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर को बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। ये सारा जो 14 प्रिंसिपल है हर बैंक अपने नज़र में रखता है अगर उसको एक अच्छा बैंक बनना है तो। भैया एक अच्छा बैंक होने के लिए किस सिस्टम का ज़रूरत है? अगेन सेम बात, लिक्विडिटी इनफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास क्लाइंट आए, पैसा लेने के लिए डिपॉजिट किया था, वापस मांगने आया, तेरे पास है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे रेपुटेशन का हैम्पर करेगा। तो इनफ लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। अगेन हम जो अंडरलाइन किए वो याद रखना, बाकी अंदर पढ़ लेगा काफ़ी है। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, एक जगह पे खोल दिए, मानो सिर्फ धनबाद या सिर्फ कोलकाता में ब्रांच खुला और वही चले जा रहा है ना, दैट इज़ नॉट हाउ बैंक वर्क्स। जितना हो सके उतने लोकेशंस पे खुद को अवेलेबल कराओ, ऑल सेक्शन ऑफ पीपल अवेलेबल हो, अमीर, रईस, गरीब, मिडिल क्लास, एवरीवन शुड बी कवर्ड। लेस डेवलप्ड एरिया में भी अपना बैंक को खोलो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसी के लिए साउंड बैंकिंग सिस्टम है, तो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, यानी कि तुम प्रॉफिट तो देख रहा है, साथ ही साथ लिक्विडिटी भी देख रहा है। अगर तुम गलत जन को लोन दिया, बाद में पैसा नहीं आया, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम लिक्विडिटी शॉर्टेज में चल जाएगा, जैसे कि विजय माल्या, जैसे कि नीरव मोदी। तो तुमको ध्यान रखना है, जब भी तुम किसी को पैसा दे उससे सिक्योरिटी लो, उसका जांच पड़ताल करो, देखो कि उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, उसका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या होता है? हर इंसान का जो पैन कार्ड ओन करता है उसका एक सिविल स्कोर होता है कि वो उधार लेता है तो किस टाइम पे वापस करता है। अगर वो उधार देने में वापस करता है तो उसका सिविल स्कोर खराब दिखता है, तो अगर उसका सिविल स्कोर खराब है तो उसको पैसा मत दो। और लास्ट में ह्यूमन फैक्टर, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करें, बैंक लॉस का पालन करें, अच्छे से काम करें और कस्टमर से भी अच्छे से बिहेव करें, तो ह्यूमन फैक्टर भी अच्छा होना ज़रूरी है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर टुडे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो एक बैंक है SBI, ए उस बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट किया और वही 1000 रुपया से कुछ पैसा CRR के नाम पे, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखना होगा। तो मानो 20% यानी कि 200 रुपया SBI अपने पास रखा, एज पर लॉ बोलता है ये रखने के लिए। तो अब बैंक कितना आगे उधार दे सकता है? भैया 800 रुपया दे सकता है, तो बैंक B को 800 रुपया उधार दिया। तुम मानो A के पास गए, A से पूछे A तुम कितना रुपया SBI को दे के रखा है? वो बोला 1000। तुम बोले ओके 1000। फिर तुम B के पास गए, B से बोले कि B तुम कितना रुपया SBI से उधार लिया? वो बोला 800। तुम बोले ओके 800। सोचो 1000 रुपया SBI को दिया गया था और तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट में 1800 रुपया सर्कुलेट कर रहा है। A जब वापस जाएगा SBI से 1000 मांगने, उसको दे दिया जाएगा। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। इससे क्या होता है ना, एक कंट्री का मॉनिटरी बेस बढ़ जाता है, उसको नया नोट छापने का ज़रूरत भी नहीं है और मार्केट में 1000 का 1800 दाम चलता है, ठीक है। और इसी तरीके से मानो B 800 लिया तो ये 800 और किसी को देगा, वो कुछ रिजर्व रखेगा, फिर वो किसी और को उधार देगा और ये साइकिल चलते रहता है। तो ये बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन होता है।
ठीक है, ये क्रेडिट क्रिएशन का मेन फंडा है कि आप डिपॉजिट किए, वो किसी को कुछ पैसा रख के उधार दिया, जिस बंदा को उधार दिया गया है वो कहीं और डिपॉजिट करेगा, फिर वो बैंक भी सेम प्रोसेस को रीअप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होता है, फ्रेश अमाउंट गोज ऑन फॉलिंग। हम लोग 1000 रुपया दिए थे, अगली बार 800 रुपया रखा जाएगा, ठीक है, फिर उसका 20% कटेगा, 640 रखा जाएगा। तो ये फ्रेश अमाउंट हमेशा गिरते रहेगा, लेकिन मार्केट में तो पैसा बढ़ते जा रहा है ना, वही 1000 रुपया सर्कुलेट होते जा रहा है ना, सबको लग रहा है कि मार्केट में पैसा बढ़ रहा है और ये क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है। एक टाइम आएगा कि जितना CRR है उतना ही रुपया तुम्हारे पास बचा हुआ होगा और उस टाइम पे ये प्रोसेस एंड में आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम टिक किए वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, उतना इनफ है एग्जाम से पहले याद रखने के लिए। अगेन ये वीडियो पूरा फिर से ये हिस्सा देख लेना क्रेडिट क्रिएशन के लिए, इससे ज़्यादा तुमको जानने का कुछ ज़रूरत नहीं है। भैया क्रेडिट क्रिएशन में क्या कोई लिमिटेशन होता है? बिल्कुल, CRR का जो रेशियो है वो एक लिमिटेशन होता है। CRR क्या होता है भैया? हर बैंक को अपने पास जो भी डिपॉजिट लिया है कस्टमर से कुछ अमाउंट कैश रखना पड़ता है, और ये सेंट्रल बैंक यानी कि RBI बोलता है, तो इसका उल्लंघन भी हम लोग कर नहीं सकते। तो ये पहला चिंता हुआ कि CRR मेंटेन करना। दूसरा, जो लोन आप दे रहे हैं, मानो जो बोरोवर है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया, तो तुम लोन कैसे दोगे? और तुम लोन नहीं दे पाओगे तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा? तीसरा, कैश डिपॉजिट। अगर मानो कोई छोटा पैसा एक बैंक में डाल रहा है तो उसको क्या उधार दें? 500 रुपया किसको उधार दें हम? फिर एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज, तुम मानो उधार मांगने के लिए गए, लोन लेने के लिए गए, और तुम बोल रहे हो कि हम बदले में मेरा बहुत प्रिय मेरा फेवरेट टी-शर्ट है वो देना चाहते हैं। नहीं, वो एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी नहीं है। तुम घर, जायदाद, गोल्ड वगैरह दो तो समझ में आए। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ना है। सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, हर बैंक का पापा। वो बोल सकता है, उसके हाथ में है क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा एक देश का। बहुत सारा कुछ है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जिससे वो सब कुछ कंट्रोल करता है। आओ बात करते हैं बैंक रेट पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टेक्निक पहले कौन सा होता है? यानी कि कितना मार्केट में क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। ये जो सेंट्रल बैंक है ना अपना RBI, ये बैंकर्स का पापा है। SBI, कैनरा, HDFC, ICICI सब किसका बात मानता है? RBI का बात मानता है। तो जो RBI बोलेगा वो इन लोगों को करना होगा। अगर मानो इनमें से किसी को पैसा का ज़रूरत है वो RBI के पास जाएगा, इनमें से किसी को मानो बिल्स वगैरह का डिस्काउंट करवाना है वो RBI के पास जाएगा, ठीक है। और बैंक जो RBI है वो भी डिस्काउंट रेट चार्ज करता है, ठीक है। बाय मैनिपुलेटिंग बैंक रेट, सेंट्रल बैंक मानो उधार दिया तुमको। अभी देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। RBI है, SBI है। RBI देख रहा है मार्केट में सब कोई उड़ रहा है, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। RBI SBI को ज़्यादा रेट पे लोन देगा, मानो 10% पे दिया। SBI हम लोग को 15% पे लोन देगा। और जब हम लोग इतना महंगा लोन लेके रखेंगे तो हम लोग पैसा को ज़बरदस्ती वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। हम लोग ज़बरदस्ती नहीं चाहेंगे कि हम लोग जाकर लोन भी लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली RBI के पास पावर है हम लोग को हिसाब में लाने का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, ठीक है। उनके पास पावर है। अगर बैंक रेट को रेज कर दिया जाएगा तो बैंक्स, SBI जैसे कमर्शियल बैंक को हायर रेट पे बोरो करना होगा। और ये जो मार्केट रेट और बैंक रेट का अंतर होता है इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये 5% कौन कमाता है? SBI कमाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैंक रेट पॉलिसीज है RBI यूज करके हम लोग जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर्स का स्पेंडिंग पर अपना पकड़ बना के रखा है, ठीक है। अगर मानो उल्टा हो कि RBI क्या किया, रेट घटा के 3% कर दिया, तो SBI 5% पे देगा, SBI सिर्फ 2% कमाएगा। और हम लोग क्या देखेंगे, इतना सस्ता लोन मिल रहा है, चलो ना लोन लेके घर बनाते, चलो ना लोन लेके गाड़ी लेते हैं, राइट। तो ये सब तरीका है RBI का बैंक रेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिससे वो मार्केट को रेगुलेट करता है। अगला, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब कि सिक्योरिटीज क्या हुआ? शेयर्स, डिवेंचर्स, इनका स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री करना। बहुत बार RBI ना क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बेचना करता है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, तो इनका जो
डिमांड होता है पब्लिक के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग भरोसे से पैसा लगा सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर, और आरबीआई अक्सर मार्केट में, शेयर मार्केट में इसको छोड़ देता है। अभी मानो आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर मार्केट में छोड़ा, मेरे पास एक्स्ट्रा 1000 रुपया घर में पड़ा हुआ था, हम बोले उसी में लगा देते हैं। अब क्या वो 1000 रुपये हम खर्चा कर सकते हैं? नहीं, वो तो हम सरकार को दे दिए, मतलब बैंक को दे दिए। तो इससे सोचो आरबीआई क्या बुद्धि लगाया, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में छोड़ दिया, और मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा था जो हम खर्चा करते हैं वो हमसे ले लिया। अब हम वो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड मेरा बढ़ेगा नहीं, इसी तरीके से सारे लोगों का डिमांड नहीं बढ़ेगा, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन को काबू में लाया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा। अगेन ओपन मार्केट ऑपरेशन में इतना बात याद रखेंगे काफ़ी है। वेरिएशन और रिजर्व रेशियो, ये पावर भी आरबीआई के पास है। सीआरआर कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करता है। वेरिएशन और रिजर्व रेशियो वही सीआरआर। अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक ज़्यादा उधार आगे ना दे, आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर बढ़ा देगा। यानी कि मानो तुम बैंक को 1000 रुपया दिया, आरबीआई चाहता है कि आगे सिर्फ 200 रुपया जाए, बैंक को बोलेगा आरबीआई 80% सीआरआर रख दो। अब बैंक का पावर खत्म, वो 200 रुपया आगे बढ़ा सकता है। मानो आरबीआई चाहता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लेंड करे, तो बैंक को बोलेगा कि तुम 20% आरबीआई ये रख दो सीआरआर, बाकी लेंड कर दो, तो बैंक 800 रुपया लेंड कर देगा। ये लेंड किसको कर रहा है? हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे? पैसा लेकर डिमांड करेंगे, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, अगर हम लोग का डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से तो इन्फ्लेशन, और जब कम रहा तो डिफ्लेशन। तो ये सब आरबीआई के हाथ में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सीआरआर कितना होता है सेंट्रल बैंक बताएगा। कैसा रिश्ता है सीआरआर का और अमाउंट ऑफ क्रेडिट का? इन्वर्स रिश्ता है। मतलब सीआरआर बढ़ेगा, देखो सीआरआर 80% था, उधार कम दे पाएंगे। सीआरआर घटेगा, देखो सीआरआर 20% था, उधार ज़्यादा दे पाएंगे। तो उल्टा रिश्ता है, इन्वर्स रिश्ता है। ठीक है, ओके। डेवलप्ड मनी मार्केट में, जैसे हम लोग का इंडिया है, ओपन मार्केट और बैंक रेट पॉलिसी से बेहतर होता है सीआरआर को रेगुलेट करो। ठीक है, डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट रखो। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स कैसा आता है कि क्वालिटी मेंटेन करके रखना जो उधार दे रहे हो उसका। ठीक है, किस पर्पस के लिए दे रहे हैं ये देखो, किस सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है। मानो एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, वेरी गुड। कोई ऐसा कंपनी को दे रहे हैं जो प्रदूषण वगैरह फैला रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूसेंस मचा के रखा है, तो गलत बात। तो क्वालिटेटिव कंट्रोल्स भी रखना ज़रूरी है। इसमें क्या चीज़ आता है? मॉरल सुएशन आता है। मॉरल सुएशन क्या है? एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। यानी कि सेंट्रल बैंक हर बैंक को बोलता है कि यार आप इनको मदद करिए, जो पीछे छूट रहे सेक्टर्स उनको मदद करिए, आप उनका मदद कीजिए, उनको उधार दीजिए कम रेट पर, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। तो ये मॉरल, यानी कि हम लोग का मॉरल वैल्यू है, हम लोग को सीख दिया जा रहा है, हम लोग को जिम्मेदारी समझाया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। सेंट्रल बैंक अलग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग फ्रेश माइंड से करना है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा मेरे को व्हाट्सएप करना, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।